ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आर एपीओ आंसर की। जैसा कि आप सभी अभी एग्ज़ाम दे के आए हो, आज एग्ज़ाम था आरपीएससी एपीओ का, जिसके लिए आपने काफ़ी लंबे टाइम से काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। रेगुलरली आप लोगों ने यहाँ पे क्लासेस भी अटेंड किए, रिवीजन बैच भी अटेंड किया है, मल्टीपल टेस्ट भी आपने अटेम्प्ट किए थे। तो आपने जो पूरी मेहनत की है, आज पता चलेगा कि क्या उस मेहनत का फल आपको आगे मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। क्या आपने एक्चुअल में पिछले 2-3 महीनों में क्या उस डेडिकेशन के साथ तैयारी की थी या फिर नहीं की थी। तो आज जो पेपर हुआ, सबसे पहले तो जब आपने वो पेपर खोला होगा और जब एक बार उससे गो थ्रू किया होगा तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो पेपर है वो एकदम डायरेक्ट पेपर था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिखेगा जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा अपना माइंड अप्लाई करना है। जो क्वेश्चंस थे या तो वो डायरेक्ट सेक्शंस के थ्रू आए थे या फिर उसमें जो इलस्ट्रेशंस थे वो किसी ना किसी सेक्शन के इलस्ट्रेशन थे। तो अगर आपने बैरेक्ट को अच्छे से पढ़ा होगा, अगर आपकी बैरेक्ट पर कमांड होगी, तो फिर आपको ये पेपर सॉल्व करने में बिल्कुल भी इशू नहीं आया होगा। और आई होप, क्योंकि क्लासेस में भी हमने रिपीटेडली बोला था कि आरपीएससी के जो पेपर होते हैं वो डायरेक्ट बैरेक्ट से उठ के आते हैं। तो इसलिए अगर आप बैरेक्ट पे जितनी ज़्यादा कमांड करोगे आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इसके अंदर, राइट। तो आई होप आपने हमारी एडवाइस को अच्छे से सुना होगा और उसके बेसिस पे फिर आपने अपनी प्रिपरेशन की होगी। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपने पेपर का एनालिसिस। आप लोगों के पास अलग अलग पेपर्स होंगे। फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चंस है वो जंबल्ड थे, ठीक है, उनका सीक्वेंस चेंज किया गया था, साथ के साथ जो ऑप्शंस है उनका भी सीक्वेंस चेंज किया गया था। तो इस रीजन की वजह से यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर का जो सेट है हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग जो भी सेक्शन क्वेश्चंस है जो हम यहाँ पे बताते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन पेपर में उनको ढूंढ के फिर उनके आंसर जो है आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर अपन। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था जो मेरे वाले सेट के अंदर जो है वो डायरेक्टली एक केस लॉ के ऊपर बेस्ड है। केस लॉ के ऊपर बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, 2 या 3 ही क्वेश्चन आपको इस पूरे पेपर में केस लॉ बेस्ड देखने को मिलेंगे, राइट। और ये ऐसे केसेस थे जो शायद ऐसा हो सकता है कि काफी ज्यादा लोगों को ना पता हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऐसे फेमस जजमेंट नहीं थे जो हर स्टूडेंट्स गो थ्रू करता है। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते थे, 2 जजमेंट्स नहीं आते थे, तो कोई इशू की बात नहीं है। बाकी जो पेपर है आई होप आपको अच्छे से आता होगा। तो अपन जब सबसे पहले देखते हैं कि जो सबसे पहला जजमेंट है, जो अपने सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है वो ये पूछना चाह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज हेल्ड दैट एन ऑफेंस कमिटेड इन इंडिया कैन बी ट्राइड बाय द कोर्ट्स इन इंडिया वेदर परपेट्रेटर ऑफ क्राइम रिसाइड्स इन इंडिया और फॉरेन कंट्री। यानी कि अगर आप देखो तो ये सीधे सीधे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ आईपीसी की बात करता है, राइट। और आप लोगों ने आईपीसी पढ़ा होगा, तो जो ये सेक्शन है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की जो बात करता है स्टार्टिंग के सेक्शंस के अंदर ही कवर किया गया है। तो जो ये जजमेंट है ये भी उसी के रिगार्डिंग बात पूछता है। तो देखो, अगर आपको जजमेंट पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका था। देखो, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको 100 में से 100 क्वेश्चंस आए वहां पे, लेकिन आपको क्या करना होता था, अपना कैलकुलेटेड रिस्क तो जरूर लेना था, है ना। तो यहां पे एक तरीका था इसको सॉल्व करने का कि देखो, ये जो प्रोविजन है जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात करता है बहुत ही बेसिक प्रोविजन है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं चांसेस थे कि इस प्रोविजन से रिलेटेड जो जजमेंट है काफी पुराने भी होंगे। तो इन तीनों जजमेंट्स में जब आप देखोगे तो यहां पे सबसे पुराना जजमेंट आपको ये दिखेगा, ठीक है। और अगर आप करेक्ट आंसर की बात करो तो करेक्ट आंसर भी इसका यही है। और यहां पे सिर्फ एक और जजमेंट है जो इतना पुराना है, वो है 1961 का। लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला कि यहां पे आपको थोड़ा सा रिस्क लेना था, है ना। तो इस रीजन की वजह से अगर आप 1957 को देख के अगर इसको टिक करते तो आपको इसमें कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर होने की चांसेस ज्यादा थे, क्योंकि 61 जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये जो नाम दिखाई दे रहा है इसकी वजह से आपको एक इंसिडेंट याद आ जाएगा। और उस इंसिडेंट की वजह से आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा कि चांसेस है कि ये वाला जजमेंट अपने इस टॉपिक से रिलेटेड ना हो। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है 1, मुबारिक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957। उसके बाद जो अगला अपना क्वेश्चन है वो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट बेस्ड था। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स भी पढ़ा होगा तब भी आप इसका करेक्ट आंसर कर सकते थे।
तो जो सेकंड क्वेश्चन था वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 डील्स विद द रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल, और इसका करेक्ट आंसर है 7। क्योंकि देखो जो 6 और जो 8 है, ये जो दो सेक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंस के पर्सपेक्टिव से भी देखो, प्री के पर्सपेक्टिव से देखो, तो 6 और 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे 7th जो सेक्शन है उसको मिस कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से उठ के आ गया। क्योंकि जो 8th है वो बात करता है चेंज इन बॉन्ड, यानी कि कब आप जो है बॉन्ड के अंदर चेंजेस ला सकते हो, और जो 7th है वो बात करता है कि रिपोर्ट ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल, यानी कि वो जो रिपोर्ट है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, वो पब्लिक में सबको डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। उसके बाद जो थर्ड अपना क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड अकॉर्डिंग टू राजस्थान एक्साइज एक्ट। अब देखो वैसे तो आरपीएससी ने ये सही किया कि यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी इस वर्ड को क्या किया है, अंडरलाइन कर दिया और कैपिटल लेटर में लिख दिया है। वैसे तो उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे क्या होता है बच्चों को इजीली यहाँ पे दिख गया कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं, नॉट। नहीं तो बच्चे क्या गलती करते हैं, कई बार क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते हैं, उनसे ये नॉट जो वर्ड है वो मिस हो जाता है। लेकिन क्योंकि उन्होंने यहाँ पे इसको बोल्ड में कैपिटल में लिख दिया है, और ऑलरेडी इसको उन्होंने क्या कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया है, इसलिए ये चांसेस काफी कम थे कि किसी ने इस वर्ड को इग्नोर किया हो। यानी कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं कि कौन से वो सेक्शन से जो मैच नहीं कर रहे हैं। अगेन इंडेक्स बेस्ड आपका ये पूरा क्वेश्चन है। तो अगर आप देखोगे जो थर्ड जो इसका ऑप्शन है, जो थर्ड क्वेश्चन सॉरी फर्स्ट जो ऑप्शन है अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, ये जो सेक्शन है ये इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, उसके बाद है आपका फोर्थ क्वेश्चन, हु कैन बी अपॉइंटेड एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अ पर्सन हु हैज बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 10 years, for not less than 12 years, for not less than 7 years, for not less than 15 years। अब देखो यहाँ पे अगेन एलिमिनेशन मेथड, ये वाली जो ड्यूरेशन है ये आपको देखने को नहीं मिलेगी। ड्यूरेशन सिर्फ आपको दो देखने को मिलती है, वो क्या है 10 years या फिर 7 years, और उसमें से भी 7 years जो है आपको नॉर्मल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए दिया होता है, जो 10 years है वो स्पेसिफिकली स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए दिया होता है। इस वजह से इसका करेक्ट आंसर बनेगा आंसर 1। ये आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 24 के अंदर, इसका आंसर आपको सेक्शन 24 में देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां पे इसको आप जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हो, और वहां पे अब आप इसको अंडरलाइन कर लो अगर आपने इसको पहले कभी अंडरलाइन ना किया हो तो, ताकि अगर आप फ्यूचर में जब आरजीएस का एग्जाम दोगे, कोई और भी एग्जाम दोगे, मेंस की भी तैयारी करोगे, तब आपको ये चीज अच्छे से ध्यान रहे। उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, जो बात करता है अरेंज द फॉलोइंग डेफिनेशंस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी 1973। देखो अगेन ये क्या है, पूरा आपका डायरेक्ट बेस्ड जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। तो और अगर आपको यहाँ पे सेक्शन पता था तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी पता था तो यहाँ पे भी अगेन इसमें आप एक ट्रिक के साथ इसको कर सकते थे। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर इसको आप फिक्स करोगे, ठीक है, आई होप आपको डिक्शनरीज के अंदर वर्ड्स को ढूंढना आता होगा कि किस तरीके से आप वर्ड्स को ढूंढते, तो इसी तरीके से अगर यही ट्रिक आप इसके अंदर करते तो यहां से आपका आंसर निकल सकता था कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले आपका आएगा बेलेबल। अब देखो आप इसमें देखो CBIC, इसमें से सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा लेटर आता है? ऑब्वियस सी बात है बी। ठीक है, तो डेफिनेशन में बी सबसे पहले आएगा, है ना। उसके बाद फिर आपको सी देखने को मिलेगा। अब दोनों ही एक साथ है, उसके बाद आप सेकंड लेटर पे शिफ्ट होते हो, सेकंड भी सेम है, फिर आप कहां जाओगे? थर्ड लेटर के पास। तो थर्ड लेटर क्या है? जी और एम, तो ये सेकंड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको इसके अंदर ये पता नहीं था कि करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर आपको वो सेक्शन में क्रोनोलॉजी याद नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे इजीली। ओके, अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा जा रहा है अनफेयर मीन्स इज डिफाइंड अंडर द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022। ये इसके अंदर ही पूछा जा रहा है कि जो अनफेयर मीन्स की जो डेफिनेशन दी गई है वो आपको कौन से सेक्शन के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगी सेक्शन 2F के अंदर। 2F में यहाँ पे जो डेफिनेशन है वहां आपको देखने को मिलेगा, और इस डेफिनेशन के अंदर दो अलग अलग पार्ट्स भी दिए हुए हैं।
है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन था 2F जो है वो अलग से आइडेंटिफाई हो रहा था, क्योंकि जब आपने बैरेक्ट देखा होगा तो उसमें से इस वाले सेक्शन वो प्रोविजन को, इस डेफिनेशन को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। तो इस तरीके से आपको कुछ, जिन लोगों को चीजें याद रहती है, जो एक बार पन्ना पलट लिया, कई होता है ना चीजें आपको आइडेंटिफाई हो जाती है कि थोड़ी सी अलग है, तो इस रीजन की वजह से चांसेस है कि आपको ये जो सेक्शन है वो याद रह गया होगा। 2F के अंदर इस चीज को डिफाइन किया गया है। 7th क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज लेट डाउन द 5 गोल्डन प्रिंसिपल विच कॉन्स्टिट्यूट द पंचशील इन रेस्पेक्ट ऑफ अ केस बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ये जो जजमेंट है, ये लैंडमार्क जजमेंट है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए था। सर्कमस्टेंशियल बेसिस पे, सॉरी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पे आप किसी को कन्विक्ट कर सकते हो नहीं कर सकते, तो उसके लिए पहले आपको ये देखना पड़ता है कि क्या उस सिनेरियो में वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है एक्सेप्टेबल है भी या फिर नहीं है, क्या उनके बेस पे आप कन्विक्ट करोगे नहीं करोगे। और उसके लिए आपको 5 गोल्डन रूल्स को फॉलो करना होता है, और वो जो 5 गोल्डन रूल्स है आपको दिए थे शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। यहां पे आपको 5 गोल्डन रूल्स दिए गए थे। ओके, नेक्स्ट आपका, अंडर विच सेक्शन ऑफ द आर्म्स एक्ट वन कैन नॉट सेल और ट्रांसफर फायरआर्म्स विच डज नॉट हैव एनी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। तो देखो आर्म्स एक्ट में आपने देखा था कि हर फायर आर्म के ऊपर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होता है, तो ये क्वेश्चन ये पूछा है कि वो कौन सा सेक्शन है जिसके अकॉर्डिंग आप विदाउट आइडेंटिफिकेशन मार्क कोई भी फायर आर्म सेल आउट नहीं कर सकते हो। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेक्शन 8। इसके अंदर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कोई भी फायर आर्म जिसके ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है आप उसको सेल आउट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ आर्म्स अंडर सेक्शन 2C ऑफ द आर्म्स एक्ट। अब देखो यहां पे पार्ट्स ऑफ एंड मशीनरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर्म, ये पार्ट होता है। शार्प एजेस वेपन, ये तो देखो जहां पे वेपन वर्ड आ गया तो ऑब्वियसली बात है वो तो होना ही होना है। ये भी वेपन फॉर डिफेंस, यहां पे भी वेपन आ गया तो आर्म्स में भी होना ही होना है। लोगों को इशू था कि क्या ये होगा या फिर ये होगा। देखो अगेन जिनको आंसर डायरेक्टली पता है उनको तो पता था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन लोगों को जिनको आंसर नहीं पता था डायरेक्टली, जिनको क्लिक नहीं किया आंसर देखते ही, तो उनको कंफ्यूजन हुआ होगा ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 के अंदर। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन 3, लाठी। ये आर्म्स की डेफिनेशन में नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ जेजे एक्ट डिफाइंस द टर्म बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। अब देखो जेजे एक्ट का जो डेफिनेशन क्लॉज है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन जब हम लोगों ने क्लास के अंदर वो कवर करवाया था तब भी हमने रिपीटेडली बोला था कि पूरे जेजे एक्ट्स में से ये जो डेफिनेशन क्लॉज है, इवन दो हर बैरेक्ट का डेफिनेशन क्लॉज इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जेजे एक्ट का स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि अगर आप आरजेएस के पेपर उठा के देखोगे तो वहां पर भी ये डेफिनेशन क्लॉज से बहुत बार रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने क्लास में बहुत बार बच्चों को बोला था कि इस डेफिनेशन क्लॉज को मत छोड़ के जाना, और कुछ ऐसे स्पेसिफिक डेफिनेशंस थी जो हमने टिक मार्क करवाई थी कि एटलीस्ट इन डेफिनेशन के अंदर का और प्लस ही कौन से क्लॉज में दी हुई आपको पता होना चाहिए। और उन जो हमने मार्क करवाई थी स्पेसिफिकली डेफिनेशन, उनमें से एक डेफिनेशन थी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। और इसका जो आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो है ऑप्शन 4, सेक्शन 2(5) के अंदर। यहां पे आपको इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। ओके, सॉरी इसके अंदर आई थिंक कुछ इशू है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। यहां पर जो होगा सेक्शन 2(5) नहीं होगा, ये आई थिंक सेक्शन 2(9) इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है 2(9) है। सब जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। 2(9) के अंदर बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड की डेफिनेशन दी हुई है। ओके, उसके बाद आता आपका क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी। अब ये एक ऐसा जजमेंट था जो आई डोंट थिंक कि किसी बच्चे को बहुत ज्यादा पता होगा।
तो यहाँ पे अगर किसी ने गलत भी किया है तो यहाँ पे सबसे सेफ चीज थी कि आप इसको क्वेश्चन नोट अटेम्प्टेड करके आ जाते अगर आपको नहीं पता था, क्योंकि अननेसेसरी रिस्क लेने का कोई भी यहाँ पे आपको फायदा नहीं था। रिस्क वहां पर लो जहां पे आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने का बेनिफिट मिले। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो जजमेंट्स है ऐसे जजमेंट्स है जो आई डोंट थिंक कि बच्चों ने पढ़े होंगे, तो इस वजह से अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन नोट अटेम्प्टेड करके आ जाते तो बेटर रहता। लेकिन हाँ, अगर आपको आंसर पता था तो बहुत अच्छी बात है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है राजू मांझी, ऑप्शन 1। ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। उसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ए इज कटिंग द वुड विद एन एक्स एट अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन आर प्लेइंग। द एक्स फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ नियरबाई चाइल्ड। ए इज गिल्टी ऑफ। अब देखो यहां पे इन्होंने एक चीज एडिशन कर दी है। वैसे तो आप लोगों को ये देखते समझ में आ गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके आईपीसी में से किसी ना किसी सेक्शन का इलस्ट्रेशन है, क्योंकि अगेन हमने भी क्लास में रिपीटेडली बोला था और अगर आपने कहीं और से प्रिपेयर किया होगा तब भी आपको रिपीटेडली ये चीज बताई होगी कि बैरेट के जो इलस्ट्रेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन इलस्ट्रेशंस को आप मिस नहीं कर सकते हो, तो आपको इलस्ट्रेशन पता होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे जो ये इलस्ट्रेशन है उसके अंदर एक चेंज है। यहाँ पे जो इन्होंने चीज डाली है ना, वेयर चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ये चीज उस इलस्ट्रेशन में से मिसिंग है। अगर जो अभी बच्चे अटेंड कर रहे हैं सेशन, अगर उन्हें पता हो कि कौन से सेक्शन के अंदर इलस्ट्रेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको पता होगा आईपीसी, एविडेंस, ये जो दो बैरेक्ट है इनके इलस्ट्रेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने वो अच्छे से खुद ने भी याद किया होगा। तो इस इलस्ट्रेशन के अंदर जो आप बैरेक्ट खोलोगे तो उसमें ये चीज मिसिंग है, हाँ? और इस वजह से इसका आंसर भी चेंज हो जाएगा। वहां पर क्या था, ए इज कटिंग द वुड विद एन एक्स एट अ प्लेस, द एक्स फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ नियर बाय चाइल्ड। वहां पे बस इतनी सी चीज थी और वहां पे ए को गिल्टी नहीं माना गया है, ठीक है, क्योंकि वहां पे अगर इस तरीके से हुआ है तो यहाँ पे नेग्लिजेंटली जो काम हुआ है, एक्सीडेंटली, सॉरी नेग्लिजेंटली नहीं, एक्सीडेंटली ये काम हुआ है। तो इस रीजन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका वो जो एक्सेप्शन है, जर्नल एक्सेप्शन के अंदर जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं। अब क्योंकि देखो बच्चे हैं और अगर वहां पर आप इस तरीके के काम कर रहे हो तो चांसेस है कि वहां पे इस तरीके का कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, क्योंकि वहां पे बच्चे पास में खेल रहे थे और वहां पे आपने इस चीज का ध्यान नहीं रखा। अभी तक किसी ने वो सेक्शन नंबर नहीं बताया है क्या? किसी को नहीं पता है कि कौन सा सेक्शन है, किसके कौन से सेक्शन के अंदर ये वाला इलस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा? अगर आप ये वाला इलस्ट्रेशन नहीं बता पा रहे हो तो चलो, अब तो प्री का एग्जाम हो गया है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए था कि ये कौन से सेक्शन के अंदर है। सेक्शन 80 के अंदर आपको ये इलस्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन बैरेक्ट बेस्ड है, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, यानी कि पॉक्सो अमेंडमेंट एक्ट। अब ये चीज ध्यान रखो, यहां पे इन्होंने अमेंडमेंट एक्ट पूछ लिया, ठीक है। डायरेक्टली सब लोग एक्ट की जो एनफोर्समेंट डेट है वो याद रखते हैं, लेकिन यहां पे इन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट डेट को पूछ लिया। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन 4, 16 अगस्त 2019। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। उसके बाद है आपका सेक्शन क्वेश्चन नंबर 14। Proceedings under section 258 of CRPC can be stopped by a magistrate in a summons case instituted upon a complaint, in a summons case instituted otherwise than upon a complaint, in a warrant case instituted upon a complaint. Both first and second are correct. And जो फिफ्थ ऑप्शन है अपना, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जब भी अगर ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना चाहते हो तो फिफ्थ ऑप्शन। तो यहां पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो ये है, इन अ समन्स केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन अपॉन अ कंप्लेंट केस, यानी कि वो केस, समन केस जो कंप्लेंट के अलावा अगर इंस्टीट्यूट हुए थे तो वहां पर मजिस्ट्रेट को सेक्शन 258 में पावर दी हुई है कि वो वहां पे ट्रायल को रोक सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अपना सेक्शन 15, अगेन इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो जिन लोगों को याद आ गया है कि कौन से इलस्ट्रेशन के अंदर होगा, ऑब्वियसली आपको वही आंसर करना था। A having insured a ship voluntarily causes the same to be cast away with the intention of causing damage to the underwriters. A has committed an offence defined under which section of IPC? तो देखो सबसे पहले तो ऑफेंस कौन सा हुआ है, ऑफेंस हुआ है मिसचीफ का, और ये जो ऑफेंस है वो कहां पे डिफाइंड है, सेक्शन
5 के अंदर। यहां पे आपको ये मिसचीफ का ऑफेंस डिफाइंड है। उसके बाद इज नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इन केस ऑफ ऑफेंडर फॉलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशंस ऑफ बॉन्ड फर्स्ट टाइम अंडर द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। अब यहां पे पेनल्टी बहुत ही मामूली पेनल्टी है, इसलिए आप लोगों को ये याद होगा, नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज, नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज। और ये आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 9 के अंदर। सेक्शन 9 में ये दिया हुआ है कि अगर आपने बॉन्ड की कंडीशन फुलफिल नहीं की है तो ऐसे सिचुएशन में आपके ऊपर कितना फाइन लगाया जा सकता है। करेक्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, विच सेक्शन ऑफ आईपीसी इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 301। ओके, यानी कि आप डेथ मर्डर किसी और का करना चाह रहे थे और बाई चांस किसी और का मर्डर हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में ये माना जाएगा कि आपकी इंटेंशन उसी को मारने की, जिसको बोलते हैं अपन डॉक्ट्रिन ऑफ मैलिस। उसका करेक्ट आंसर है सेक्शन नंबर 301। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अंडर द जेजे एक्ट द बोर्ड पासेस एन ऑर्डर दैट देयर इज अ नीड फॉर ट्रायल ऑफ द चाइल्ड एज एन अडल्ट इट विल ट्रांसफर द केस टू। अब देखो ऑब्वियसली बात है, वहां पर जब आपके लिए अलग से चिल्ड्रंस कोर्ट बना दिए गए तो आप इसके अलावा इन कोर्ट्स के पास क्यों भेजोगे। तो अगेन अगर आपको इसका स्पेसिफिक आंसर नहीं भी पता था तब भी इसका आप इजीली डिडक्शन मेथड के थ्रू आंसर करेक्ट कर सकते थे, यानी कि कहां जाएगा ये चिल्ड्रंस कोर्ट के अंदर जाएगा। और ये प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 18 के अंदर, ये प्रोविजन आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 19, द क्वेश्चन इज वेदर ए एंड बी वर लीगली मैरिड, द स्टेटमेंट ऑफ डिकीज पंडित दैट ही मैरिड देम अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट द सेलिब्रेशन वुड बी अ क्राइम। अगेन ये डायरेक्टली आपका इलस्ट्रेशन उठ के आया है, तो आपको इसके अंदर भी अगेन कोई इशू नहीं होना चाहिए था। इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 32, जहां पर ये इलस्ट्रेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिलेगा है इलस्ट्रेशन एफ। इलस्ट्रेशन एफ में डायरेक्टली ये चीज बताई गई है। उसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच्ड। फर्स्टली लाइसेंसिंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 2EA आर्म्स एक्ट, प्रोहिबिटेड एमिनेशन सेक्शन 2H आर्म्स एक्ट, आर्म्स सेक्शन 2E अंडर आर्म्स एक्ट, मजिस्ट्रेट सेक्शन 2D आर्म्स एक्ट। तो ये वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जो करेक्टली मैच कर रहा है। तो यहां पे आपको करना था ये प्रोहिबिटेड एमिनेशन, सेक्शन नंबर 2H के अंदर ये डिफाइंड है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड अकॉर्डिंग टू राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022। तो इसका जो आंसर होगा वो आपको देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 7 के अंदर। देखो क्वेश्चंस को यहाँ पे पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, कहां पे करेक्टली मैच पूछा जा रहा है, कहां पे नॉट करेक्टली मैच पूछा जा रहा है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। तो आपको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना था। कई बच्चों ने हो सकता है जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ने में भी गलती कर दी होगी, अदरवाइज जो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द SC/ST एक्ट 1989 रिलेट्स टू पनिशमेंट फॉर ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटीज। तो इसका जो आंसर है सेक्शन 3। पूरे एक्ट के अंदर ये जो सेक्शन है अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोगों ने इस सेक्शन को मिस कर दिया होगा। तो आई होप कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किया होगा सेक्शन नंबर 3 ऑप्शन 1। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23, इन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज रजिस्टर्ड इन अ केस इन विच वन ऑफेंस इज cognizable and the other is non-cognizable, then which of the following is correct? First is the case shall be deemed to be a non-cognizable case. It is a warrant case, ये तो हो ही नहीं सकता. For a cognizable offense it shall be treated as cognizable case, and for the non-cognizable offense it shall be deemed to be a non-cognizable case. Okay, and fourth the case shall be deemed to be a cognizable case. तो अब देखो ये प्रोविजन भी आपको डायरेक्टली सीआरपीसी के अंदर देखने को मिलेगा कि जब भी कोई एक आपके सामने एफआईआर रजिस्टर हुई है उसके अंदर मल्टीपल ऑफेंसेस हुए जिसमें से कुछ ऑफेंसिव कॉग्निजेबल है, कुछ है नॉन कॉग्निजेबल है, तो ऐसे सिचुएशन में आप एंटायर केस को कॉग्निजेबल केस की तरह ट्रीट करते हो। तो यहां पे इसका आंसर होगा द केस शैल बी डीम्ड टू बी अ कॉग्निजेबल
केस। जो इसका फोर्थ आंसर है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, लिस्ट मैच करनी है। अगेन देखो हम रिपीटेडली बोले कि इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो डायरेक्टली आपके डायरेक्ट बेस्ड जो है वो क्वेश्चन है। तो यहां पे भी आपको क्या करना है, अगर इंडेक्स भी आपको पता था तो आप उसका करेक्ट आंसर कर सकते थे। जो सेक्शन क्वेश्चन 24 है उसका आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2। अब देखो यहां पे अगेन अगर नहीं पता था तो आप एलिमिनेशन मेथड कर सकते थे। कैसे? जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं सबसे पहले तो फॉर्म ऑफ समन। अब आपको पता होगा जो समन एंड वारंट वाले जो प्रोविजन है सेक्शन नंबर 61 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो आपका पहला जो सेक्शन होने वाला है वो किससे रिलेटेड होने वाला है? फॉर्म ऑफ समन। तो इन सब में सबसे पहले सेक्शन कौन सा है? 61। तो यानी कि ए का जो ऑप्शन होने वाला है 2 अभी आपको 2 जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है समन हाउ सर्व। तो ऐसे सिचुएशन में जो अगला आपका प्रोविजन है वो है सेक्शन 70, सेक्शन 62 एंड सेक्शन 77। यहां पे अगर आपको नहीं पता था तो यहां पे आप लोगों को इशू हुआ होगा, क्योंकि यहां पे देखो आपको जो पूरा समन एंड वारंट वाला जो पूरा आपका प्रोविजन होते हैं, पूरा जो पोर्शन है सीआरपीसी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनोगे, एपीओ बनोगे, तो वहां पे ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्या समन जो है सर्व हो गए थे या वारंट सर्व हुए थे, नहीं हुए थे। ठीक है, तो इस वजह से ये जो पूरा पोर्शन है थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद आता है A hangman who hangs the prisoners pursuant to the order of the court is exempted from criminal liability by virtue of। अब ये आपके आईपीसी के जर्नल एक्सेप्शन से रिलेटेड प्रोविजन है। आपके जर्नल एक्सेप्शन स्टार्ट होते हैं सेक्शन नंबर 76 से। तो जो 76 है वो बाउंड बाय लॉ की बात करता है। 77 जो है वो ये बात करता है कि अगर किसी भी जज या मजिस्ट्रेट ने कोई भी अगर अपना जजमेंट दिया, ऑर्डर दिया है, तो उसकी वजह से वो लायबल नहीं होगा। और उसके बाद अब आपने पिछले वाले सेक्शन में क्योंकि जजमेंट दे दिया है, तो अब उसके बाद अगर कोई जजमेंट को फॉलो करेगा तो वो ऐसे सिचुएशन में लायबल नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होने वाला है आपका करेक्ट आंसर होगा आपका करेक्ट 78। ओके, नेक्स्ट आपका प्रोबेशन ऑफिसर इज डिफाइंड अंडर द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। अब देखो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की डेफिनेशन कोई नहीं पढ़ के जाता है। टू बी ऑनेस्ट बहुत ही रेयर लोग होंगे जिन्होंने एक्चुअल में इस डेफिनेशन को याद किया होगा, क्योंकि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में जो डेफिनेशन क्लॉज है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें किसी भी चीज को डिफाइन नहीं किया हुआ है। अगर मैं प्रोबेशन ऑफिसर की तरह के लिए बोलूं तो इतना सब बोला हुआ है कि इस एक्ट के अंदर आगे जब आपको प्रोबेशन ऑफिसर जो डिफाइन किया हो वही उसकी डेफिनेशन है। जो इंडिविजुअल है वो सेक्शन के अंदर जिसको अपॉइंट किया गया है उसको अपन प्रोबेशन ऑफिसर मानेंगे। इस वजह से प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की डेफिनेशन लोग नहीं पढ़ते हैं। तो हो सकता है कि इस वाले क्वेश्चन में काफी लोगों से गलतियां हुई हो, लेकिन जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होने वाला वो है 26 क्वेश्चन का आंसर नंबर 1। करेक्ट ऑप्शन है 1। उसके बाद द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज इन कैलकाटा on a given day, a statement on the diary of a deceased solicitor regularly kept in the course of business that on the given day the solicitor attended A at a place mentioned in Calcutta for the purpose of conferring with him upon specified business is relevant fact under which section of Indian Evidence Act। अब देखो सबसे पहली बात तो एलिमिनेशन, यहां पे बात हो रही है द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज इन कैलकाटा, यानी कि वो कैलकाटा में है कि नहीं। अब लोगों ने जैसे ही पहला स्टेटमेंट देखा होगा तो उन्होंने इसको क्या किया होगा, प्ली ऑफ एलिबाई से कनेक्ट करने का ट्राई किया होगा, तो वहां पे वो गए होंगे सेक्शन 11 के अंदर। लेकिन अपन को इतना सा नहीं करना, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। उसके आगे क्या लिखा, स्टेटमेंट इन डायरी ऑफ अ डिसीज्ड सॉलिसिटर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि जो वकील है जो सॉलिसिटर है वो मर चुका है। अब पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर वो कौन से प्रोविजन है जो स्टेटमेंट ऑफ डेड पर्सन की बात करते हैं। ठीक है, तो आपको दो ही देखने को मिलते हैं, 32 है 33। अब 33 ऑप्शन नहीं है तो कौन सा बचा, 32। अब 32 में आप लोगों को प्रोविजन को याद करने के लिए एक एक वर्ड वहां पे बताए गए थे क्लासेस में। जैसे जो 32 का 1 है वो डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है, और वहीं जो अपना 32 का सबसेक्शन 2 है, जो पॉइंट 2 है, वो बात करता है कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन, नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस की। तो यहां पे आपको क्या करना था, अगर वो टर्म जो हमने डायरेक्ट में आप लोगों को लिखवाई थी, अगर आपको सिर्फ वो टर्म याद हो, आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं, अगर आपको टर्म भी याद हो तो आप उसका आंसर कर सकते थे 32(2). क्योंकि देखो इवन दो जो ये पूरा क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन है, ठीक है, 32 का ये इलस्ट्रेशन है, लेकिन इश्यू यहां पर ये है
कि उस इलस्ट्रेशन के लिए अंदर ये नहीं बोला हुआ था कि कौन से पॉइंट के अंदर वो रेलेवेंट है। तो यहां पे आप लोगों को इशू आया होगा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 32 क्लॉज 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डू नॉट अप्लाई टू। अगेन जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसकी एप्लीकेबिलिटी की बात चल रही है, तो देखो ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग पे तो ये अप्लाई होता ही होता है ना। तो अब यहां पर जो बात आई थी कोर्ट मार्शल और कोर्ट मार्शल कन्वेंट अंडर द आर्मी एक्ट, तो ऐसे सिचुएशन में आप देखो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट है ना, जिसको डायरेक्ट याद होगा वो कर देगा, लेकिन अब देखो यही होता है आपके एग्जाम का प्रेशर। यहां पे अगर आपने इस चीज को गलती से मिस कर दिया होगा या फिर आप बहुत ज्यादा प्रेशर में आप लोगों ने पेपर सोल्व किया होगा तो वहां गलती हो जाएगी। तो वहां पे क्या है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है कोर्ट मार्शल पे भी अप्लाई होता है एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल अंडर आर्मीज एक्ट, नेवीज एक्ट एंड एयरफोर्स एक्ट। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो है कोर्ट मार्शल कन्वेंट अंडर द आर्मी एक्ट। ठीक है, फिर भाई ये पूरा का पूरा क्या है आपका इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आ गया। फिर से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आईपीसी के अंदर ये जो आपके प्रोविजन है कहाँ पे डिफाइन किए गए। तो एब्डक्शन की बात करते हैं, ठीक है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल, होमिसाइड एंड असॉल्ट। अब देखो बच्चों को अगर कंफ्यूजन हुआ भी होगा तो इन दोनों प्रोविजन को याद रखने में हुआ होगा, है ना, क्योंकि ये बिल्कुल आसपास के प्रोविजन है। लेकिन ये जो दो प्रोविजन है एब्डक्शन एंड असॉल्ट, ये बिल्कुल भी आसपास के प्रोविजन नहीं है। तो इस रीजन की वजह से आपको क्या करना था, सबसे पहले इन दोनों के आंसर देखने थे कि ये कहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो देखो जो आपका एब्डक्शन है ये आपको 562 में देखने को मिलेगा, है ना। तो यानी कि ए का क्या हो गया 2, और जो असॉल्ट की बात आती है वो कहां देखने को मिलता है 351 के अंदर, यानी कि आपका क्या हो गया डी का 1। ठीक है, तो आप ये देखो कि किसके अंदर ये मैच कर रहा है। ऐसा तो सिर्फ एक ही इलस्ट्रेशन वो ऑप्शन है जिसमें ए का 2 आंसर हो, वो क्या है ऑप्शन नंबर 4। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड अकॉर्डिंग टू द SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। फिर से वही बैरेट क्वेश्चन, लेकिन यहां पे इस बार इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडेक्स की जगह यहां पे क्या किया, जो आपका सेक्शन था उसके अंदर की चीजें पूछ ली है। अब यहां पे आप देखो एट्रोसिटी 2A, डिपेंडेंट 2BB, पब्लिक सर्वेंट 2BC और उसका स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर 2E। और आपको क्या ध्यान रखना है, अगेन नॉट करेक्टली मैच्ड, गलती नहीं की होगी। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होगा और गलती नहीं की होगी। और तो यहां पे जो प्रोविजन करेक्टली मैच्ड नहीं है वो है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को 2E में डिफाइन नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी मार्क्स ऑन द ग्राउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रगल एट और नियर द प्लेस वेयर द murder was committed are relevant facts. The illustration is related to which section of Indian Evidence Act? अब देखो ये जो चीज है पूरा इलस्ट्रेशन ये कंडक्ट की बात करता है, और जो कंडक्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट में वो रिलेवेंट है अंडर सेक्शन 7। अंडर सेक्शन 7 आपका कंडक्ट रिलेवेंट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 32, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट 2015, चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड। अब इसमें तो किसी भी बच्चे को इशू नहीं आया होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो अपना JJ एक्ट है वो किन बच्चों से डील करता है, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी कि जिन्होंने 18 साल की एज कंप्लीट नहीं की है उनको हम चाइल्ड मान के चलेंगे। 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन प्रोवाइड्स अ पेनल्टी फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर द राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन 1 सेक्शन 54D, जहां पे कॉन्स्पिरेसी की बात की गई है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच, अगेन नॉट अ करेक्ट मैच अंडर द पोक्सो एक्ट 2012। पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट अंडर सेक्शन 4, सेक्सुअल असोल्ट अंडर सेक्शन 6, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट अंडर सेक्शन 3, देन एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट अंडर सेक्शन 5। तो यहां पे जब आप देखोगे तो यहां पे जो इनकरेक्टली जो डिफाइन है वो है सेक्सुअल असोल्ट। ठीक है,
क्योंकि देखो अगर अपन बात करते हैं सेक्शन 3 की, तो पेनिट्रेटरी सेक्सुअल असोल्ट बताता है सेक्शन 3, सेक्शन 4 उसकी पनिशमेंट बताता है, फिर सेक्शन 5 के अंदर आपको एग्रीवेटेड पेनिट्रेटरी सेक्सुअल असोल्ट देखने को मिलेगा, और सेक्शन 6 के अंदर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटरी सेक्सुअल असोल्ट का जो है पनिशमेंट देखने को मिलेगा। तो इस वजह से ये जो प्रोविजन है ये करेक्टली डिफाइंड नहीं है। ठीक है, यहां पे आपको एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट का पनिशमेंट देखने को मिलेगा, ना कि सेक्सुअल असोल्ट। सेक्सुअल असोल्ट आपको देखने को मिलता है सेक्शन 7 के अंदर। नेक्स्ट इज द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992 रिसीव्ड द असेंट ऑफ द गवर्नर ऑन 8 दिसंबर 1992, 8 सितंबर 1992, 18 नवंबर 1992, 8 नवंबर 1992। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है 8 नवंबर 1992, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ मीन्स। अगेन चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ की डेफिनेशन हम लोगों ने बैरेट के अंदर आप लोगों को टिक करवाई थी कि ये जो डेफिनेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे फर्स्ट दिया हुआ चाइल्ड इज अलेज्ड टू बी फाउंड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस एंड हु हैज नॉट कंप्लीटेड 16 इयर्स। देखो 18 साल से नीचे की बात आ गई, हटा दो इसको। चाइल्ड अबव द एज ऑफ 7 ईयर, लेस देन 12 ईयर, इसको भी हटा दो। अ चाइल्ड हु इज अलेज्ड और फाउंड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस एंड हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज। अब देखो ये ऑप्शन है जो 18 इयर्स की बात करता है। एक बार अपन नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, अ चाइल्ड अबव द एज ऑफ 12 इयर्स एंड लेस देन 16। अब इसमें भी लेस देन 16 की बात आ गई, यानी कि आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। देन क्वेश्चन नंबर 37, A sees her husband committing murder of B. The husband is prosecuted for the murder of B. During trial, A gives evidence against her husband. The evidence is, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये आपके प्रिविलेज कम्युनिकेशन से डील करता है। अब देखो वैसे तो इंडियन एविडेंस एक्ट में बोला गया है कि हस्बैंड और वाइफ ऑफ अ पार्टी जो क्या होंगे, आपके कॉम्पिटेंट विटनेस होंगे। लेकिन अगर कोई भी स्टेटमेंट है जो हस्बैंड या वाइफ ने ड्यूरिंग मैरिज, अगर वो स्टेटमेंट अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ शेयर किया है, ठीक है, कोई भी कन्वर्सेशन हुआ है, कम्युनिकेशन हुआ है, तो वो होता है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। लेकिन यहां पे क्या हुआ, देखो यहां पे कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, उन्होंने वो जो चीज है खुद की आंखों से देखी है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे उनको प्रिविलेज कम्युनिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो एडमिसिबल हो जाएगा, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ ऑफ असेलेंट। ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है, कॉज हर्ट ये भी नहीं है, ठीक है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन ये भी नहीं है, आपका करेक्ट आंसर है रेप। तो इसका 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेप। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 39, A is on his trial for the murder of C. There is evidence to show that C was murdered by A and that B said A and I murdered C. Can this statement be taken into consideration by the court against A? ये आपका डायरेक्टली इलस्ट्रेशन उठ के आया है। अगेन देखो आपको क्वेश्चन दो ही टाइप के देखने को मिल रहे हैं, या तो डायरेक्टली बैरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या इंडेक्स पता होना चाहिए था, या फिर क्या हो रहा है इसके अंदर इलस्ट्रेशंस पूछे जा रहे हैं, भर भर के क्वेश्चन है। तो यहां पे जो आपका इलस्ट्रेशन देखने को मिलेगा ये आपको सेक्शन 30 के अंदर देखने को मिलेगा। सेक्शन 30 का ये इलस्ट्रेशन है जिसके अंदर इस चीज के साथ डील किया गया है, और यहां पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ये है 2। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अगेन मैच करने वाला काम है, ये भी आपके क्या हो गया है, सीधे के सीधे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। तो सबसे पहले जो इजी चीज है वो सॉल्व करो। इन सब में से सबसे दूर का क्वेश्चन वो सेक्शन कौन सा है, सबसे अलग कौन सा दिख रहा है आपको, 32। और 32(1) आपको पता है किससे रिलेटेड होता है, डाइंग डिक्लेरेशन से, यानी कि ए का क्या होने वाला है 2। ये देखो ए का 2 किस किस में है, ए का 2 इसमें नहीं है, ए का 2 इसमें नहीं है, ये भी हट जाएगा। बचे आपके पास दो ऑप्शन 2 एंड 3। अब ये देखो उसके बाद और कौन सी चीजें जो अलग से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको पता है कि भाई विटनेसेस की जो बात है, कॉम्पिटेंसी की जो बात है सेक्शन 118 में की गई है, तो यहां पे आपको सेक्शन नंबर 118 के अंदर ये चीजें देखने को मिलेगी। तो यानी कि बी का ऑप्शन हो जाएगा आपका 1। अब देखो किसके अंदर करेक्ट है, तो ये हो गया आपका 3rd। आपको बाकी भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्या हो जाएगा ये यहां पे बी का 3।
इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन इंक्वायरी अंडर द जेजे एक्ट द चाइल्ड कंप्लीट्स द एज ऑफ 18 इयर्स देन द बोर्ड विल, यानी कि अगर किसी बच्चे ने ड्यूरिंग इंक्वायरी अपनी एज कंप्लीट कर ली 18 इयर्स की, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो ये आपको देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 6 के अंदर। और सेक्शन 6 क्लियरली बोलता है अगर किसी बच्चे ने एज कंप्लीट कर ली 18 इयर्स की, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? उसे अभी भी एज अ चाइल्ड ही क्या करोगे? ट्रीट करने वाले हो। तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंटिन्यू द इंक्वायरी एंड में पास ऑर्डर ट्रीटिंग द चाइल्ड एज कंटिन्यूइंग टू बी अ चाइल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 3। नेक्स्ट, वाई गिव्स ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन टू ए ऑन दिस प्रोवोकेशन फायर्स अ पिस्टल एट वाई नाइदर इंटेंडिंग नॉर नोइंग हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू किल जेड हु इज नियर हिम बट आउट ऑफ साइट ए किल्स जेड। अब ये देखो आपका सेक्शन नंबर 300, उसमें भी आपका फर्स्ट एक्सेप्शन उसका ये इलस्ट्रेशन, ठीक है, ये भी क्या है आपका इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है। और अगर सेक्शन 300 के किसी भी एक्सेप्शन के अंदर अगर वो इंसिडेंट फॉल करता है तो वो मर्डर नहीं होता, वो क्या होता है? कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। 42 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, मैच लिस्ट 1, वही इसके अंदर भी क्या हो रहा है? सेक्शंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो जो लास्ट वाले जो प्रोविजन है, अगेन ये थोड़े स्टार्टिंग के और बीच वाले सेक्शन से, जो लास्ट वाला सेक्शन है वो है 51 और वो सबसे आखिर के सेक्शंस के अंदर डिफाइन की हुई है। तो सबसे पहले तो देखो बी का 1 किसके अंदर दिया हुआ है? बी का 1 एक के अंदर ही है, सिर्फ इसमें, तो आपको बाकी चीजें देखने की जरूरत ही नहीं है। B1 इसमें भी नहीं है, B1 इसमें भी नहीं है, B1 इसमें भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। अब यहां पे देखो आपको सेक्शंस की जगह अगर आपको वो ये पता होगा कि कौन सा कंसेप्ट कब आया, यहां पे आपसे डायरेक्टली सेक्शन नहीं पूछा है ना, डायरेक्टली सेक्शन ना पूछ के क्या किया यहाँ पे आपसे ये पूछा कि टॉपिक पहले आया बाद में आया। तो जब आपने अपने एपीयू का सिलेबस देखा होगा तो उसके अंदर जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो 154 से भी एक पूरा पोर्शन स्टार्ट होता है। तो 154 के अंदर सबसे पहले क्या दिया हुआ है? इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। तो यानी कि इन सब में से, क्योंकि देखो ये जो तीनों चारों जो ऑप्शन है आपके, वो किससे रिलेटेड है? ऑब्वियसली प्रिलिमिनरी सेक्शन से तो डील नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? 154 से पहले तो इनमें से किसी को भी डिफाइन नहीं किया हुआ है, 154 से पहले कोई भी सेक्शन से डील नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब पहले देखो 154, तो 154 आपका किससे डील करता है? इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, यानी कि सबसे पहले आपका क्या आएगा? सेकंड, सबसे पहले आपका सेकंड आएगा। तो अगेन फिर से देखो सेकंड किस किस में? इसमें सेकंड नहीं है पहले, इसमें सेकंड पहले नहीं है, इसके अंदर और इसके अंदर आपको ये सेकंड जो है सबसे पहले देखने को मिलेगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन, उसके बाद देखो दोनों में ऑप्शन सेम है, तो अभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड को भी आप एलिमिनेट कर दो, यानी कि यहाँ पे थर्ड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे इशू फर्स्ट या फोर्थ, यानी कि फोर्थ है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन स्टेटमेंट, उसके बाद है प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल। अब देखो ये कॉमन सेंस की बात है, ट्रायल जो है वो सबसे बाद की बात है, पहले आप कन्फेशन एंड स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड करोगे, राइट। कन्फेशन एंड स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड करते हो 164 में, ठीक है, और ट्रायल आपका बाद में स्टार्ट होता है, तो इसकी वजह से यहां पे क्या आना चाहिए? फोर्थ, ठीक है, यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट। और ये करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। ओके, आई होप इस तरीके से आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो रही होगी, किस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड लगा के भी काफी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी द प्रोविजन फॉर बेल टू रिक्वायर अक्यूज्ड टू अपीयर बिफोर नेक्स्ट अपीलेट कोर्ट हैज बीन मेड, ठीक है। तो यहां पे देखो सबसे पहले 439 को पकड़ो, ठीक है। 439 तो बेसिकली यहां पे किस चीज से डील करता है कि जो बेल है वो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन भी ग्रांट कर सकते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। तो यहां पे जो आपको बेल मिलने वाली जो बात होगी वो आपको यहां मिलेगी 437A के अंदर, ठीक है। 437A इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। उसके बाद आता है अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी कोर्ट टू कन्वर्ट समन केस इनटू वारंट केस इज प्रोवाइडेड। अब इसके अंदर देखो जो आपको डील करना था, जो लास्ट प्रोविजन है, सबसे लास्ट प्रोविजन है उस पूरे चैप्टर का, अगर आप देखोगे
समन ट्रायल, तो वहां पे जो सबसे लास्ट आपको सेक्शन देखने को मिलेगा वो डील करता है कि कब जो मजिस्ट्रेट है वो समन ट्राई को किस तरीके से ट्राई कर सकता है, वारंट केसेस की तरह। अगर कोई समन केस है तो आप उसको वारंट केस की तरह भी ट्राई कर सकते हो। और इसका आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा 259 के अंदर, क्योंकि 260 से फिर आपका समरी ट्रायल स्टार्ट हो जाता है ना, 260 से समरी ट्रायल स्टार्ट है, तो इस वजह से जो लास्ट प्रोविजन था उस चैप्टर का वो इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन ऑफ विच सेक्शन ऑफ आईपीसी दैट मेयर पेक्यूनरी बेनिफिट इज नॉट बेनिफिट विद इन द मीनिंग ऑफ 88, 89 एंड 92, यानी कि कौन से सेक्शन के अंदर ये बोला जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना कौन से सेक्शन के, वो भी एक्सप्लेनेशन के अंदर, एक्सप्लेनेशन के अंदर बोला जा रहा है कि 88, 89, 92 के अंदर जो बेनिफिट की बात की गई हो पेक्यूनरी बेनिफिट की बात नहीं है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3, 92 के अंदर। 92 की जो लास्ट एक्सप्लेनेशन है, इलस्ट्रेशन के बाद में भी एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है ना, कई लोग मिस कर देते हैं उसको कि इलस्ट्रेशन पढ़ लिए काम खत्म हो गया, नहीं, सबसे नीचे एक इलस्ट्रेशन के सबसे नीचे एक एक्सप्लेनेशन है, वो उसके अंदर आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एक्साइज ड्यूटीज डिफाइंड अंडर द राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950, अगेन डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सेक्शन नंबर ऑप्शन नंबर 3, सेक्शन 3 सबसेक्शन 6 इसका जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। उसके बाद है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अंडर द पोक्सो एक्ट whoever commits sexual assault on a child and attempt to commit murder the child shall be punished with imprisonment of either description। अब देखो उन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली ये नहीं पूछा कि कौन सा ऑफेंस, ठीक है, इन्होंने इनडायरेक्टली बोला कि पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि ऑफेंस कौन सा है, ठीक है, तभी तो आप पनिशमेंट बता पाओगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, whoever commits sexual assault on a child and attempt to murder, यानी कि उसने सेक्सुअल असोल्ट किया उसके बाद मर्डर करने का ट्राई किया है। तो जैसे ही उसने सेक्सुअल असोल्ट करके मर्डर करने का ट्राई किया तो यहां पे क्या हो जाएगा, उसने एग्रीवेटेड सेक्सुअल असोल्ट, और एग्रीवेटेड सेक्सुअल असोल्ट उसका जो मिनिमम पनिशमेंट है वो है 5 इयर्स। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 50, द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 8, 10 एंड 11 देयरऑफ शैल नॉट अप्लाई। तो ये आपके प्रीलिमिनरी सेक्शंस के अंदर ये आपको पता है सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सेप्शन दिए हुए हैं, एक तो नागालैंड और उसके अलावा ट्राइबल एरिया। तो यहाँ पे आपको एक ही स्टेट देखने को मिल रहा है वो नागालैंड, ठीक है, ट्राइबल एरिया आपको ऑप्शन देखने को मिल नहीं रहा है, इसलिए आप यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि द स्टेट ऑफ नागालैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51, अंडर सेक्शन 262 ऑफ सीआरपीसी केस ऑफ कन्विक्शन, इन केस ऑफ कन्विक्शन द मैक्सिमम टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट इज। अब देखो ये कुछ ही ऐसे क्वेश्चंस थे जो उन्होंने थोड़े अच्छे बनाए थे, यानी कि इनडायरेक्टली। अब इसको भी मैं इनडायरेक्टली नहीं बोलूंगा, लेकिन स्टिल आपसे डायरेक्टली ये नहीं पूछा जा रहा है कि कौन से कोर्ट की। अब यहाँ पे देखो जो 262 है यहाँ पे दिया हुआ है कि जब भी ट्रायल चलेगा, समरी ट्रायल जब चलेगा तो वहां पे कितना पनिशमेंट आप दोगे। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे जो पनिशमेंट है वो होगा नॉट मोर देन 3 मंथ्स, 3 महीने से ज्यादा आप समरी ट्रायल के अंदर जो है आप यहां पे कन्विक्शन नहीं कर सकते हो। चीज क्लियर हो गई है। उसके बाद है आपका सेक्शन क्वेश्चन नंबर 52, हु अमंग द फॉलोइंग पर्संस मे बी चार्ज एंड ट्राइड टुगेदर, पर्संस अक्यूज ऑफ सेम ऑफेंस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ डिफरेंट ट्रांजेक्शन। जैसे आपको ये डिफरेंट ट्रांजेक्शन दिखाई दिया, हटा दो इसको। पर्सन अक्यूज ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, देखो सेम ट्रांजेक्शन की बात आई तो इस ऑप्शन को थोड़ा ध्यान में रखो। उसके बाद है पर्सन अक्यूज ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस डिफरेंट ट्रांजेक्शन, इसको भी बिल्कुल हटा दो। पर्सन अक्यूज ऑफ एनी नंबर ऑफ ऑफेंसेस, इसको ध्यान रखो, एनी नंबर ऑफ ऑफेंसेस ऑफ द सेम काइंड विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो पहली बात तो ये कहीं पे भी एनी नंबर नहीं दिया हुआ है, आपको सेक्शंस के अंदर जो देखने को मिलेगा 3 केसेस तक की बात की जाती है ना, और वो भी इस चीज से रिलेटेड नहीं है। तो अगर आपको ये याद था कि कहीं ना कहीं 3 केसेस की बात की गई है, तो देखो 3 नहीं, यहाँ पे एनी नंबर लिखा हुआ है, तो इसलिए ये भी हट जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है फिर, ये पर्संस अक्यूज ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस कमिटेड इन द सेम कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। देन 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मैग्नोटे केस। अब देखो ये इन्होंने थोड़ा सा अलग पूछ लिया, क्योंकि नॉर्मली इसका जो आंसर है क्वीन वर्सेस डडली एंड स्टीफेंस, इसको आप नॉर्मली डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के जजमेंट से जानते हो,
है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। लेकिन यहाँ पे इस जजमेंट को हम इस एक और नाम से जानते हो, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा क्वीन वर्सेस डडली। क्वेश्चन नंबर 54, बी पुट्स हिज हैंड बाय मेकिंग एन अपर्चर इन डीज हाउस, व्हाट ऑफेंस बी हैज कमिटेड। यानी कि उसने क्या किया है, डी के जो घर है उसमें एक छेद कर दिया। देखो अगर आप किसी को इस वर्ड का मीनिंग ना पता हो तो यहाँ पे वो देख सकता था, है ना, तो ये छोटी छोटी हेल्प आपको मिल जाती है। तो अगर किसी को अपर्चर का मतलब ना पता हो तो वो यहाँ पे देख सकता है। अब देखो छेद करके घुसा है ना, तो यानी कि अब आप समझ गए हाउस ब्रेकिंग में ऐसा होता है कि वो कोई छेद कर रहा है, ताला तोड़ रहा है, गेट तोड़ रहा है, खिड़की से जा रहा है, दीवार कूद रहा है, तो इस टाइप की जो चीजें हैं, किसी पैसेज से जा रहा है, पैसेज बना के जा रहा है, तो ये सारी सिचुएशन हाउस ब्रेकिंग के अंदर आती है। तो इसलिए क्या हो गया आपका आंसर, हाउस ब्रेकिंग। इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम विद इन द प्रीवियस टर्म कोर्ट एज गिवन अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब देखो मजिस्ट्रेट तो ऑब्वियसली आता है कोर्ट के अंदर, है ना, आर्बिट्रेशन का एक्सेप्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो आर्बिट्रेशन के ऊपर ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि आप उसको कोर्ट के डेफिनेशन में नहीं मानते हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 2। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 9, ठीक है, ऑफ पॉक्सो। तो स्क्वीजिंग ब्रेस्ट ऑफ अ चाइल्ड इन वॉशरूम ऑफ अ स्कूल बाय, अब ये देखो स्कूल की बात आ गई है, ठीक है, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो एक बार इस ऑप्शन को पकड़ के रखो। अगला है इंटेंशनली टचिंग प्राइवेट पार्ट्स ऑफ अ चाइल्ड, नहीं, ये नहीं होगा। फिजिकल कॉन्टैक्ट विद अ चाइल्ड विद सेक्सुअल इंटेंट बट विदाउट पेनिट्रेशन, ये नहीं होगा, ठीक है। टचिंग ब्रेस्ट ऑफ अ चाइल्ड विद सेक्सुअल इंटेंट, ये भी नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ पे जो स्कूल की बात है, स्कूल की वजह से इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। Then question number 57, A by putting B in fear of grievous hurt dishonestly induces B to sign a blank paper and delivers it to A. B signs and delivers the paper to A. A has committed the offense of. अब देखो सीधी सी बात है, फोर्जरी और चीटिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने क्या किया है, डराया है, ठीक है। तो फोर्जरी और चीटिंग में ये डराने वाली चीजें नहीं आती है। अब बात आती है रॉबरी या एक्सटॉर्शन की, ठीक है। यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन हुआ होगा, तो अगेन एवरी रॉबरी इज आइदर एक्सटॉर्शन और थेफ्ट, यानी कि हर रॉबरी के अंदर एक्सटॉर्शन या थेफ्ट तो होगा ही होगा। तो अब ये देखना है कि वो कौन सी चीज है जो रॉबरी और एक्सटॉर्शन को डिफरेंशिएट करती है। तो देखो वो एक्सटॉर्शन जहां पे इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ होता है ना, क्या होता है, इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, तो वहां पे फिर क्या हो जाती है, रॉबरी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टेंट फियर नहीं है, तो इस वजह से क्या होगा, आपका एक्सटॉर्शन हो जाएगा। प्लस ये जो इलस्ट्रेशन है डायरेक्टली आपको बैरेट के अंदर देखने को मिल जाता है। तो जब आप इसमें सेक्शन 323 देखोगे, सेक्शन 323 इलस्ट्रेशन 4, ये डायरेक्टली वहां से आपको उठा के दिया गया है। उसके बाद है अ प्रोक्लेम्ड पर्सन हुज प्रॉपर्टी हैज बीन अटैच्ड कैन क्लेम द प्रॉपर्टी और द नेट प्रोसीड्स ऑफ द सेल ऑन अपीयरेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है विद इन 2 years फ्रॉम द अटैचमेंट, यानी कि 2 साल के अंदर अंदर वो आके उसको क्लेम कर सकता है। इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 85 में, ठीक है, सेक्शन नंबर 85 में इसका आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 59, अगेन इसमें आपको क्या करना है, मैच करना है। पूरा का पूरा आपका इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर तो अगर आपको इंडेक्स पता होगा तो कोई इशू आया नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होने वाला आपका आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 60, हु शैल एस्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। ऑब्वियसली बात है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कोई लेना देना नहीं है, गवर्नर ऑफ स्टेट का लेना देना नहीं है। बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि हाई कोर्ट स्टैब्लिश करता है, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट करती है। देखो जो कोर्ट से अपने कोर्ट ऑफ सेशन है उसको स्टैब्लिश करने की जो पावर है वो किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61, द प्रोविजन ऑफ राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट आर एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन। अब ये देखो ये आपके क्वेश्चन से उठ के नहीं आया है, ये शेड्यूल से उठ के आया है क्वेश्चन, और हमने क्लासेस में ये बोला था कि भाई शेड्यूल मिस मत करना। हमने स्पेसिफिकली हर बच्चे को बार बार रिपीटेडली बोला था कि शेड्यूल मिस मत करना, शेड्यूल को अच्छे से याद करके जाना। तो ये जो आपका क्वेश्चन है डायरेक्टली शेड्यूल से उठ के आया है, और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होने वाला है आंसर नंबर 4। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 62, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्संस इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल
ऑब्वियसली बात है, कॉमन इंटेंशन के अंदर आप क्या करते हो, सबको इक्वली ट्रीट करते हो, सबको इक्वली क्या करते हो, पनिश करते हो। तो यानी कि एक के ऑफेंस के लिए बाकी सबको भी ऑफेंस सॉरी पनिश किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ओनली द प्रिंसिपल ऑफेंडर। तो इसको जैसे ही ओनली देखा इसको तो हटा दो आप, ठीक है। ईच ऑफ सच पर्सन लायबल फॉर हिज ऑन ओवरटेक, ये भी नहीं होगा। ईच ऑफ सच पर्सन शेल बी लायबल अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ हिज पार्टिसिपेशन, ये भी नहीं होगा। Each of the such person is liable for that act in the same manner as if it has been done by him alone. तो ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद है who can be punished under section 59 of the राजस्थान एक्साइज एक्ट। इसके अंदर इन चारों को ही आप पनिश कर सकते हो। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर है अंडर विच सेक्शन ऑफ द आर्म्स एक्ट 1959 मजिस्ट्रेट हैज पावर टू सर्च एंड सीजर ऑफ द फायर आर्म्स एंड एम्यूनेशन। देखो रिपीटेडली जो क्वेश्चन है सीधे सीधे आपके बैरेक्ट से उठ के आ रहे हैं, यानी इंडेक्स से। ऑब्वियसली बात है सारे क्वेश्चन बैरेक्ट के होंगे, लेकिन जो हम कहना चाह रहे हैं वो ये है कि इंडेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और फर्स्ट डे से जब से हमने क्लासेस ली थी, जब आपकी फ्री बैच जो हमने स्टार्ट किया था, और इवन कोचिंग के अंदर जब हमने अपना अलग से बैच स्टार्ट किया था, हर बार हमने बोला था कि इंडेक्स तो आपको बाय हार्ट रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि विदाउट इंडेक्स आप आरपीएससी का कोई भी पेपर सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो इस रीजन की वजह से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सेक्शन 22, यानी कि आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स एंड आर्म्स एक्ट 1959 केम इनटू फोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 1 अक्टूबर 1962। 1962 1 अक्टूबर को ये जो एक्ट है वो आया था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 डील्स विद सेक्सुअल हरासमेंट। इसका आंसर है 11, सेक्शन नंबर 11 डील करता है सेक्सुअल हरासमेंट से। फिर है क्वेश्चन नंबर 67, सेक्शन 318 ऑफ राजस्थान एक्साइज एक्ट डिफाइंस स्पिरिट, लीकर, पचवई एंड मोलेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है पचवई। 68, a person finds a valuable ring lying on the road and without knowing to whom it belongs sells it immediately, he has committed the offense of। अब देखो अगेन ये सीधा सीधा इलस्ट्रेशन उठ के आया है, आपको दिमाग ही नहीं लगाना था। इसके अंदर इलस्ट्रेशन जो है 403 क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। देन व्हाट इज द इनहांस्ड पनिशमेंट फॉर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द SC/ST एक्ट। 6 months, 18 months, 3 months, a term which shall not be less than 1 year, but which may extend to the punishment provided for that offense। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है 4th। Then question number 17, the question is whether an obstruction to a harbor is caused by a certain sea wall. The fact that other harbors similarly situated in other respects, but where there were no such sea walls began to be obstructed at about the same time is relevant under which section of Indian Evidence Act। अब देखो ये जो आपका क्वेश्चन है ये सीधे सीधे इलस्ट्रेशन से उठ के आया है, तो इसलिए देख लो पहली चीज इंडेक्स, दूसरा इलस्ट्रेशन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इंडेक्स पता होना चाहिए था और इलस्ट्रेशन पता होने चाहिए थे। ये इलस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 46 के अंदर, और वो भी इसका इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन बी। ठीक है, इलस्ट्रेशन बी है इसका जो डील करता है इस पूरे क्वेश्चन के साथ। तो देखो ये हमारा जो लॉ वाला जो पोर्शन है कवर हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे अपना लैंग्वेज वाला पोर्शन, लेकिन उससे पहले मैं एक आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अब क्योंकि एपीओ प्रीलिम्स का जो पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है और अब आप लोगों को जो है एपीओ मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि देखो इशू ये आता है प्री के लिए तो अगर आप डायरेक्ट पढ़ लोगे तो उससे काम हो जाएगा, आपको किसी की गाइडेंस की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने पहले पेपर्स अटेम्प्ट किए हुए हैं, पहले प्रिपरेशन की हुई है, तो आप इजीली प्री को टैकल कर सकते हो। इशू आता है मेंस में, क्योंकि देखो इसका जो मेंस होने वाला है वो रिटर्न होने वाला है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ नॉलेज सफिशिएंट नहीं रहेगी। हम लोग रिपीटेडली बोलते हैं, चाहे वो आरजीएस का मेंस हो, एपीओ का मेंस हो, किसी भी और एग्जाम का मेंस हो, नॉलेज सफिशिएंट नहीं होती है कभी भी मेंस एग्जाम निकालने के लिए। नॉलेज तो हर बच्चे को है जो मेंस देने वाला है, लेकिन क्या आपको उस नॉलेज को पेपर पे लिखना आता है फिर नहीं आता है, क्योंकि वहां पे आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो आपकी नॉलेज पे नहीं,
आपने क्या उस पेपर पे लिखा है उसके बेस पे मिलेंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो तो आपको पर्सनली जानता नहीं है, उसे तो पता नहीं है कौन सा बच्चा कितना पढ़ता है कितना नहीं पढ़ता, कितना उसे पता है ना, उसे तो उतना ही पता है जो आपने कॉपी में लिखा है और जिस तरीके से लिखा है। तो इस वजह से मेंस के लिए एक गाइडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखो जो एपीयू का जो एग्जाम है ऑलमोस्ट 10 साल बाद हो रहा है, तो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि एपीयू एक ऐसी वैकेंसी जो आपको रेगुलर बेस पे देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आपने मिस किया, ठीक है, अगर मिस कर दिया ये वाला चांस, तो फिर आप भूल जाओ कि आपको जल्दी से ऐसा कुछ चांस मिलने वाला है। तो इसलिए आपको क्या करना है, मेंस की तैयारी अभी से चालू कर देनी है, क्योंकि क्या है, मेंस ज्यादा दूर नहीं है। देखने को लगता है कि 3-4 महीने हैं, लेकिन 3-4 महीने सफिशिएंट नहीं है, ट्रस्ट में। क्योंकि जब आप मेंस की जब तैयारी करते हो और वहां पे जब आपको अपनी आंसर राइटिंग पे काम करना है, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि किस चीज को कैसे लिखना है और कैसे नहीं लिखना है। ओके, तो इस वजह से आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे अपनी नॉलेज को बताएं। और उसमें भी देखो बात ये है कि जो एपीयू का मेंस हो रहा है पहली बार हो रहा है। पहले क्या होता था, प्री होता था, फिर इंटरव्यू होता था, उसके बेस पे सिलेक्शन होता था। लेकिन अब इन्होंने इंटरव्यू को हटा दिया, मेंस को इंक्लूड कर दिया। और इस वजह से मेंस के अंदर अगर आपने अच्छा स्कोर नहीं किया तो फिर आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो जैसे मैंने बोला, लिखना आना चाहिए, और उसी रीजन की वजह से कि आपको कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, क्या लिखना है, क्योंकि देखो आता सबको है, लेकिन उसमें से कितना लिखना है ये भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आपको लिमिटेड टाइम मिलने वाला है और उसी लिमिटेड टाइम में आपको अपनी पूरी नॉलेज बतानी है। अगर आपने उस टाइम को मैनेज नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये जो सारी चीजें हैं कि कैसे लिखना है, बैरेट को कैसे अप्रोच करना है ना, किसी भी आंसर को लिखना कैसे है, कौन सी वो चीजें थी जो आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड करनी थी, कौन सी वो चीजें थी जो एक्सक्लूड करनी थी, ये सारी चीजें हम बताएंगे आपको। और इसलिए हम एपीओ के लिए एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं, एपीओ मेंस स्पेसिफिकली, और उसके अंदर हम डेडिकेटेडली आपको ये बताएंगे आंसर कैसे लिखने। हम ये नहीं बताने वाले हैं आपको कि लॉ क्या है, क्योंकि वो चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो अगर आप अभी भी आने वाले 3 महीने में अगर यही लगे हुए हो कि लॉ क्या है, तो ट्रस्ट मी आपके लिए मेंस निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लॉ क्या है ये जरूरत थी प्री तक, है ना, ये जो आपका टास्क था प्री तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, उसको आपको मेंस के लिए नहीं छोड़ना था कि लॉ क्या है, ये आपने कर लिया होगा। अब आपको देखना है कि जो आपने किया है कि लॉ क्या है उसको आप किस तरीके से लिखते हो, और यही चीज हम आपको बताएंगे हमारे मेंस के बैच के अंदर। क्या वो कैसे अपनी आंसर राइटिंग करनी है, कैसे आप अपनी आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हो, हर एक बच्चे पे स्पेसिफिकली ध्यान दिया जाएगा। हर बच्चे को मेंटर्स अलॉट होंगे कि आप अपना पेपर करो, और पेपर करने के बाद आपको विद इन 2 to 3 डेज आपकी आंसर शीट मिल जाएगी। क्योंकि देखो अगर हमने आपको 10 या 15 दिन का टाइम दिया कि 10-15 दिन बाद आपको कॉपी मिल रही है, महीने भर बाद कॉपी मिल रही है, तो बच्चा भूल जाता है कि उसने क्या लिखा था, क्यों लिखा था। तो अगर मैं 10 दिन बाद हम लोग आपको कॉपी दें तो उसका कोई पर्पस नहीं निकलेगा। तो आपको क्या होगा, विद इन 2 to 3 डेज आपको कॉपी मिल जाएगी, और उसके बाद हर एक बच्चे को इंडिविजुअली मेंटरशिप सेशन दिया जाएगा कि उस बच्चे ने उस पेपर में कहाँ गड़बड़ की है, कैसे वो इंप्रूव कर सकते हैं, क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जो वो कवर कर सकते हैं, है ना। और अगर कोई बच्चा है जो स्पेसिफिकली किसी टॉपिक में इशू फेस कर रहा है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर एरिया है जो से कवर नहीं हो पा रहा, तो उस चीज को कैसे आप कंपनसेट कर सकते हो। क्योंकि देखो 100% किसी को नहीं आएगा, लेकिन क्या रिस्क लेना है, कितना रिस्क लेना है, जो नहीं समझ में आ रहा उसको कैसे कंपनसेट करना है, ये भी पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम बताएंगे आपको हमारे मेंस के बैच में, और जो स्टार्ट होने वाला है 22 जनवरी से। कब होगा, 22 जनवरी से हम अपना बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम आपको पढ़ाएंगे स्पेसिफिकली क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, ठीक है। हम यहाँ पे क्लास में आपको क्वेश्चंस देंगे, ठीक है, फिर आपसे आंसर्स डिस्कस करेंगे, और इस तरीके से क्या होगा, आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक भी कवर हो जाएगा, और आपको ये भी पता होगा कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आपको क्या क्या चीज इंक्लूड करनी चाहिए और क्या चीज इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वहां पे वो रामायण देखने नहीं बैठे, आपसे अगर उन्होंने डाइंग डिक्लेरेशन पूछा है तो सिर्फ आपको सेक्शन 32 क्लॉज 1 लिख के आना है, पूरा सेक्शन 32 नहीं लिख के आना है। और उसमें भी कौन कौन से जजमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जजमेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन पता चला कि आपने पकाला नारायण स्वामी लिख के लिए हैं,
ठीक है, अगर डाइंग डिक्लेरेशन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आपने पकाला नारायण स्वामी जजमेंट नहीं लिखा है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपको आंसर मिलेंगे। तो हम डेडिकेटेडली बताएंगे आप लोगों की कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक में भी स्पेसिफिकली कौन से वो जजमेंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। तो हम वहां पर आपको लैंडमार्क जजमेंट्स, यानी कि पुराने लैंडमार्क जजमेंट, रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट, करंटली जो राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए हैं या सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे, ताकि जब आप मेंस देने जाओ तो आप एकदम 100% तैयार होके जाओ, कोई भी कहीं से भी कोई भी गड़बड़ ना करो। ओके, चीज समझ में आ गई। तो ये है हमारा मेंस का जो बैच है, वो उसका प्रोग्राम, और इस तरीके से आप जो है मेंस की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जिनको मेंस की तैयारी करनी है, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट, हमारा जो नंबर है आपको इजीली गूगल पे मिल जाएगा, या फिर जो आप हमारे व्हाट्सएप, अगर आपने ऑलरेडी हमसे कांटेक्ट किया होगा, जो हमारे फ्री बैच में अटैच्ड है बच्चे, वो भी हमसे वापस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदर देन जिनके पास हमारा नंबर नहीं है, तो आपको नंबर बता देता हूं। नंबर है हमारा 7231846865। ये हमारा नंबर है 7231846865। इस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, और बाकी जो डिटेल्स हैं, जितने भी आपके डाउट है बैच से रिलेटेड, वो हमसे पूछ सकते हो। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो है, जो बेसिकली आपकी लैंग्वेज से डील करता है। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, जिसे जीत लिया गया हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की पहचान करें। अब देखो, सबसे पहली बात तो इन दोनों को तो आप हटा ही दो। ठीक है, विजेता और विजयी। ठीक है, तो यहां पे विजेता की बात की जा रही किसी इंसान की जिसने एक्चुअल में जो चीजें जीत ली है। ठीक है, विजय भी नहीं आएगा और विजय भी नहीं आएगा, तो क्या ऑप्शन बचा आपके पास? विजित, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विजित। उसके बाद है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर है महात्म्य। क्वेश्चन नंबर 73, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द उपयुक्त नहीं है? पहला ऑप्शन है युद्ध करने की प्रबल इच्छा, यानी कि युयुत्सा। उसके बाद है जीतने की इच्छा, जिगीषा। जीतने की तीव्र इच्छा, जिजीविषा। एंड मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा, मुमुक्षा। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4। व्यंजन संधि का उदाहरण है, उदाहरण है, देखो याद रखो, उदाहरण नहीं है नहीं बोला है, क्या पूछा है? कौन सा ऑप्शन है जो व्यंजन संधि का उदाहरण है? सतीश, वागीश, कपीश एंड जानकीश। तो इसका करेक्ट आंसर है वागीश। उसके बाद निरुपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, निराकरण, निरूपण, निरपराध एंड निरोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है निरोग, क्योंकि जब आप इसको अलग अलग करोगे, डिवाइड करोगे, तो रोग अपना एक अलग वर्ड निकल के आएगा और नी अलग बन के आएगा। ठीक है, तो यहां पे जो उपसर्ग है नी उपसर्ग था, ना कि निर। ठीक है, उसके बाद है अशुद्ध शब्द है संसद सदस्य, दुर्वस्था, महत्व, उज्जवल। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो है महत्व। ठीक है, महत्व। फिर है आविर्भाव शब्द में उपसर्ग रूप में प्रयुक्त हुआ है, आविर, आविर, आवी, अव। ठीक है, अब देखो यहां पे आप अलग करो, भाव अपने आप में एक शब्द है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? र आधा है। ठीक है, तो पूरा र नहीं हो नहीं सकता। ठीक है, र आना भी जरूरी है, तो ये दोनों ऑप्शन भी हट गए, तो आपका ऑप्शन क्या बचा? आविर। उसके बाद है हिंदी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, पूजनीय, संन्यास, कैलाश, सौंदर्यता। अब देखो यहां पे ये ध्यान रखो कि इन्होंने क्या किया है, शुद्ध शब्द पूछा है। तो शुद्ध शब्द की अगर आप बात करो, पूजनीय होगा, संन्यास होगा, या क्या होगा? तो ऐसे सिचुएशन में आपका करेक्ट आंसर है संन्यास। ठीक है, संन्यास आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर रेफरेंस शब्द का हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है। ठीक है, नहीं है बोला गया है। ठीक है, ये नहीं पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? परामर्श। ठीक है, परामर्श, क्योंकि परामर्श का मतलब होता है एडवाइस, है ना। फिर एक किस विकल्प में सही संधि विच्छेद नहीं है? अभ्यागत, अभिप्सित, अभ्यनार्थ, फिर अभिष्ट। तो इनमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है सेकंड ऑप्शन।
अभिप्सित, सेकंड ऑप्शन। उसके बाद है अप्रेजल पारिभाषिक शब्द का हिंदी रूप है शिक्षुता, प्रशंसा, आवेदन एंड मूल्यांकन। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है मूल्यांकन। फिर है निम्न में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुलाया, ठीक है। फिर है एक फूलों की माला ले आइए, रोगी ने प्राण त्याग दिए, और फिर है यहां केवल 2 पुस्तकें हैं। तो सबसे पहले तो देखो आपको क्या पहचानना है, अशुद्ध वाक्य पहचानना है, शुद्ध वाक्य नहीं पहचानना है। तो इसमें आपका आंसर होने वाला है एक फूलों की माला, क्योंकि देखो कभी भी एक फूलों की माला नहीं होती है, होता है फूलों की एक माला, ठीक है। तो ये यहां पर आना चाहिए था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक फूलों की माला ले आइए, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। उसके बाद है व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। अगेन अंडरलाइन कर लो, अपन को अशुद्ध वाक्य पहचानना है। वो क्या है, घर में उनके कई बच्चे हैं, यह बात हर कोई जानता है, मुझे तुम्हारा काम पसंद है, यह लोग क्या कहते हैं। तो यहां पे जब आप देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन होगा यह लोग क्या कहते हैं, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। फिर एक किस विकल्प में उपयुक्त विलोमता नहीं है, यानी कि आपको वो पैर छांटना है जिसके अंदर विलोम शब्द नहीं दिए गए। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो है विघ्न अभिघ्न, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। उसके बाद है शुद्ध वाक्य है, नानक ने अपना सारा धन साधुओं को बांट दिया। अब देखो शुद्ध वाक्य पूछा है, अशुद्ध नहीं पूछा, शुद्ध पूछा है। फिर है सबसे नमस्ते, फिर है 8 बजने को 10 मिनट है, और लास्ट ऑप्शन है यह काम करने को जी चाहता है। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर होने वाला है यह काम करने को जी चाहता है ना। तो यह आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। फिर अपना इंग्लिश वाला पोर्शन, इसमें अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, अ प्लेस वेयर दिस स्टोर्ड, आर्काइव उसे बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आर्काइव। फिर है चेंजिंग द फॉलोइंग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, यानी कि हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जो है ये क्वेश्चन है, व्हाई डिड योर अंकल राइट सच अ लेटर। इसका करेक्ट आंसर है व्हाई वाज सच अ लेटर रिटन बाय योर अंकल। फिर है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। क्वेश्चन है ही सेड टू सीमा व्हाई डिडंट यू पुट ऑन द ब्रेक। अब इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3, ही आस्क्ड सीमा व्हाई शी हैडंट पुट ऑन द ब्रेक। फिर इंसर्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, द चिल्ड्रन सिंस फॉर ओ क्लॉक, ठीक है। अब देखो सिंस आ गया है ना, सिंस जहां पे आ गया यानी कि क्या होना चाहिए, ये टेंस के आपने देखे होंगे फॉर्म्स। सबसे पहले क्या आता है हमारा, सिंपल टेंस आता है, ठीक है। चाहे आप पास्ट की बात करो, प्रेजेंट की बात करो, परफेक्ट की बात करो, सबसे पहले क्या आता है आपका सिंपल टेंस आता है। फिर कंटिन्यूस आता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, परफेक्ट टेंस आता है। तो उन सब के अंदर आप देखते हो अलग अलग चीजें। देखो एलिमिनेशन मेथड लगा लो कि क्या क्या है। अब देखो जो सिंपल टेंस आता है उसमें सिंस नहीं होगा, ठीक है, तो यानी कि प्ले आप हटा दो, ठीक है। उसके बाद विल बी प्लेइंग, ठीक है, विल बी प्लेइंग। अब ये आपका क्या हो गया, ये फ्यूचर टेंस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो अगेन ये कंटिन्यू जो टेंस है वो भी ये नहीं होता। तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, हैव बीन प्लेइंग, ठीक है। तो जहां पे भी आप सिंस या फोर देखते हो वहां पे आपको क्या करना होता है, बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो यहां पे देखो ये जो रिक्वायरमेंट थी हमारी बीन और आईएनजी की, सॉरी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये एक ही ऑप्शन जो है फुलफिल कर रहा है, वो क्या है, हैव बीन प्लेइंग। इसके बाद है ही चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। अब यहां पे क्या करना है, हमको पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। क्या है, ही रिकमेंडेड दैट द हाउस शुड बी सोल्ड। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ही रिकमेंडेड दैट सेल द हाउस। फिर चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच, यानी कि आपको इनडायरेक्ट दिया हुआ है, अब इसको डायरेक्ट में बदलना है। शी इम्प्लोर्ड हर हस्बैंड इनटू, सॉरी शी इम्प्लोर्ड हर हस्बैंड नॉट टू टेक एनी रिस्क, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना है, इसका किस में बदलना है, डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 91 है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सेकंड, प्लीज डोंट टेक एनी रिस्क सेड हिज वाइफ। तो देखो इम्प्लोर्ड का जो मतलब होता है वो होता है रिक्वेस्ट करना,
ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट किसी एक के अंदर ही हो रही है, ठीक है, यहां पे क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है, यहां पे भी बी वांट अगेंस्ट रिस्किंग, ठीक है, यहां पे भी क्वेश्चन दिया जा रहा है, लेकिन रिक्वेस्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन में की जा रही है, वो है ऑप्शन नंबर 2। फिर फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल, यू फिल इन द ब्लैंक हैव हेल्प्ड हिम, ही इज द ओनली फ्रेंड यू हैव, ऑब्लिगेशन, ठीक है, ऑब्लिगेशन, देखो माइट ऑब्लिगेशन नहीं है, विल ऑब्लिगेशन नहीं है, वुड ऑब्लिगेशन नहीं है, ऑब्लिगेशन कहां पे आता है, ऑट टू, यहां पे ऑब्लिगेशन आता है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ। नेक्स्ट, आई वॉज अफ्रेड दैट इफ आई आस्क्ड हिम अगेन ही डैश डैश रिफ्यूज, अब यहां पे क्या चीज पूछी जा रही है, पॉसिबिलिटी। अब देखो अभी हमने देखा ऑट टू तो क्या है आपका, ऑब्लिगेशन आ गया, तो ये हटा दो, शुड पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, माइट पॉसिबिलिटी होती है और मस्ट भी पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो इसका आंसर क्या हो गया, माइट। फिर इट वॉज फिल इन द ब्लैंक द टावर क्लॉक, इसके अंदर आपको बताना है कि जो टाइम हुआ है, मतलब जो टाइम आप बता रहे हो वो टावर क्लॉक में कितना टाइम हुआ, 1 बज गया। अब यहां पे आपको देखना है विद करना है, बाय करना है, ऑन करना है, इन करना है, तो जब भी हम टाइम की बात करते हैं तो हमेशा आपका ना बाय आता है ना, बाय हमेशा आता है, जब भी आप टाइम बता रहे होते हैं तो आपको क्या करना होता है, बाय जो है उसका यूज में लेना होता है। फिर पॉलीग्लॉट इज, इसका जो आंसर है वो होने वाला है आपका द पर्सन हु हैज कमांड ओवर मैनी लैंग्वेज, ठीक है। फिर 96 है आपका, दे आर 9 स्टूडेंट्स हियर डैश डैश द टीचर, ठीक है। अब देखो जहां पे भी एक से ज्यादा लोग हो जाते हैं, ठीक है, 2 लोग हैं तब तो बिटवीन आता है, लेकिन 2 से ज्यादा लोग होते तो फिर बिटवीन नहीं आता, फिर क्या आता है, अमंग आ जाता है, तो इसको तो हटा दो, अमंग भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको फिट करके देखो, देयर आर 9 स्टूडेंट्स हियर अमंग द टीचर, ठीक है, या तो होता टीचर्स, ठीक है, तब तो फिर भी एक बार को आप अमंग सोच सकते थे, लेकिन क्योंकि टीचर्स नहीं तो अमंग भी नहीं होगा। अब आते हैं बिसाइड और बिसाइड्स, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है बिसाइड्स, ठीक है, तो 96 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बिसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फिल इन द ब्लैंक HMT वॉच, तो यहां पे आएगा एन, ठीक है, एन HMT वॉच। 98 व्हेन वी डैश डैश आर डिनर वी वेंट फॉर अ वॉक, अब यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2, हैड हैड, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपना, इफ आई हैड वॉन द मैच आई डैश डैश यू अ ग्रांड पार्टी, क्या आएगा, वुड हैव गिवन, वुड गिवन, हैड गिवन, विल हैव गिवन। अब देखो यहां पे बात आ रही कंडीशन की, यहां पे जैसे उसने इफ लगाया वैसे कंडीशन हो गई, ठीक है, तो कंडीशन हो गई यानी कि आगे जो आपको देखना है वो भी पॉसिबिलिटी की बात है, श्योरिटी हो नहीं सकती, ठीक है, विल हैव गिवन नहीं आएगा और हैड गिवन नहीं आएगा। अब यहां पे चांस बन रहा था वुड गिवन और वुड हैव गिवन, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन है वुड हैव गिवन, है ना। और जो अब अपना लास्ट क्वेश्चन है वो है, दे गेव अस डैश डैश अ फॉर्म टू फिल इन, यहां पे करेक्ट आंसर है आपका ईच, यानी कि हर एक को उन्होंने फॉर्म दिया फिल करने के लिए। तो ये आपका कंप्लीट एपीयू पेपर है जिसके कंप्लीट सॉल्यूशन है, राइट। ये जो सॉल्यूशन है हमारे अकॉर्डिंग है और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें भी यही सॉल्यूशन बताए जाएंगे, बट फाइनल आंसर की जो आपके फाइनल मार्क्स की जो कैलकुलेशन है वो तो आपको जो आरपीएससी की आंसर की आएगी उसी से की जाएगी, है ना। बट ये जो हमने आंसर की आपको बताई है मोस्ट प्रोबेबली आरपीएससी की साइड से भी यही आने वाली है। और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जिस हिसाब से ये पेपर का लेवल था, जिस अकॉर्डिंग इन्होंने पेपर सेट किया था, जो डायरेक्ट पेपर था या फिर डायरेक्टली इंडेक्स से उठ के आ रहा है, तो इस रीजन की वजह से बहुत ही सिंपल पेपर हम बोलेंगे। अगर आपने लग के डिटर्मिनेशन के साथ अगर एपीयू की तैयारी की होगी तो आप लोगों ने इंडेक्स को तो अच्छे से पढ़ा ही होगा, क्योंकि आरपीएससी के पेपर के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है इंडेक्स को रट लेना, ठीक है। तो यहां पे आपको इंडेक्स पढ़ के समझ ही आ गया होगा, पूरा पेपर देख के समझ में आ गया होगी इंडेक्स या फिर इलस्ट्रेशन बेस्ड। तो यहां पे अगर मैं आपको बोलूं मीडियोकर से इजी बैच, ठीक है, ऑब्वियसली मीडियोकर भी नहीं है, ठीक है, अबव मीडियोकर तो डेफिनेटली नहीं है, क्या है, मीडियोकर से इजी, उसके बीच की कैटेगरी का है। तो इस वजह से चांसेस है कि कट ऑफ
हाई जाने वाली है। और अगर मैं हाई कट ऑफ की बात करूं, नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए बात करूं, तो यहां पे आपकी कट ऑफ जो है 70 से 75 के बीच में रहने के चांसेस काफी ज्यादा है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी थी तो हो सकता है कई लोगों से सिली मिस्टेक्स हो गई हो, है ना, और लॉ तो फिर भी उन्होंने कर लिया होगा, लेकिन दिक्कत क्या होगी, लैंग्वेज के अंदर। तो इस वजह से जिस अकॉर्डिंग ये पेपर सेट हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम उम्मीद करके चलते हैं जो इसकी कट ऑफ होने वाली है वो क्या रहेगी आपकी 70 से लेके 75 के बीच में। और अगर आपके इसके बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आपको वेट नहीं करना चाहिए, आपको जल्दी से जल्दी जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और उसके लिए हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 22 जनवरी, ठीक है, 22 जनवरी से हमारा बैच नया स्टार्ट होने वाला है। तो आप उसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फोन नंबर हमने ऑलरेडी शेयर कर लिया था, एक बार और मैं आपको हमारा फोन नंबर बता देता हूं, 7231846865। आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज हैं बैच से रिलेटेड, हमारे टीचिंग मेथड से रिलेटेड, आप सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको अप टू 3 to 4 डेज जो है डेमो क्लासेस भी देंगे, अगर आपको लगता है कि एक बार आपको ट्राई करना है, क्योंकि देखो ऐसे आंख बंद करके तो कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, राइट, क्योंकि हर टीचर अपना बेस्ट देता है, लेकिन किस टीचर की अप्रोच आपको समझ में आ रही है, आपको उस टीचर के पास जाना चाहिए। तो अगर आपको हमारी टीचिंग अप्रोच समझ में आ रही है फिर नहीं आ रही है, ये समझने के लिए भी 1-2 डेमो क्लासेस चाहिए। तो इस रीजन की वजह से हम आपको 3 to 4 डेज की डेमो क्लासेस देंगे। आप क्लास में आइए और यहाँ पे जो है आप आकर के डेमो क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन मोड में भी ले सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। और जो भी आपका रिजल्ट रहे, आप एक बार जरूर हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना। जब हम ये वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पे भी आपको वीडियो देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, वहां पे भी मिल जाएगा आपको। इसके अलावा अगर आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट में थे ड्यूरिंग आवर फ्री बैच या फिर किसी भी ड्यूरेशन में, तो आप हमें पर्सनली हमारे नंबर पे आपकी जो मार्क्स हैं वो बता सकते हैं, ताकि हम एक ब्रीफ आइडिया लगा के हमारे स्टूडेंट्स को बता सकें कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इस ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से हर जगह पे, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में इसी तरीके से आइडिया लगाया जाता है। तो अगर आप शेयर करेंगे तो हम भी बाकी स्टूडेंट से आपका जो स्कोर है उसको कंपेयर करके बता पाएंगे कि क्या कट ऑफ रहने की उम्मीद है। ओके, दैट्स ऑल एंड ऑल द बेस्ट।